हाय हेलो गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का जीएसबीपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं रियूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। तो रियूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है, क्या इसके कॉजेस हैं, रिस्क फैक्टर क्या है, साइन सिम्टम क्या होता है, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या है, मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसके बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। तो first of all we are discuss about the introductory paragraph, right? तो chronic systematic autoimmune connective tissue disorder caused by symmetrical inflammation। ये क्या होता है आपका, एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, क्रोनिक सिस्टमेटिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या ऑटोइम्यून डिसीज, राइट। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर स्पेशली किधर होता है, आपके जो कनेक्टिव टिश्यू है, सीटी इंडिकेट कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर कॉज सिमेट्रिकल इन्फ्लेमेशन, क्या करता है, आपका जो जॉइंट है, जैसे कि आपका नी जॉइंट हो गया, राइट। इस पे हम नी जॉइंट का अभी बात कर लेते हैं। तो नी जॉइंट पर क्या होता है आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, पहली बात तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, राइट। किस पर होता है ऑटो इम्यून, आपका जहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं आपके जॉइंट के पास, उसको ये क्या करता है, कॉज करता है ना, उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है मेनली। इसकी वजह से जो कॉज होता है, कॉज सिमेट्रिकल इन्फ्लेमेशन, और वहाँ पर क्या होता है, आपको इन्फ्लेमेशन आ जाती है, स्वेलिंग होता है, पेन होता है, राइट। और साइनोवियल टिश्यू ऑफ द जॉइंट, इन्फ्लेमेशन कॉज सिमेट्रिक इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन किधर कॉज करता है, साइनोवियल टिश्यू ऑफ द जॉइंट एंड सराउंडिंग टिश्यू। कहाँ पर, जो आपका साइनोवियल जॉइंट, आपके जितने भी होते हैं साइनोवियल जॉइंट के आसपास आपके जो क्या होता है, टिश्यू होता है। साइनोवियल जॉइंट के पास क्या होता है, आपका साइनोवियल टिश्यू होता है, जॉइंट एंड सराउंडिंग टिश्यू। साइनोवियल टिश्यू और सराउंडिंग आइट साइड जितने भी टिश्यू होते हैं, उनको क्या करता है, डैमेज करता है, उस पर अफेक्ट करता है। उस पर अफेक्ट करने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर स्वेलिंग आती है, पेन होता है, रेडनेस होती है, फ्रिक्शन होता है, राइट। कैरेक्टराइज बाय, इसकी वजह से क्या होता है, ये अफेक्ट करता है डिस्ट्रक्शन एंड प्रोलिफरेशन। डिस्ट्रक्शन हो जाता है, प्रोलिफरेशन होता है ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। किसका डिस्ट्रक्शन होता है एंड प्रोलिफरेशन होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन का। जहाँ पर जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसका क्या होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है, वो धीरे धीरे करके खराब होने लगती है, वापस से प्रोलिफरेट होती है, वापस से न्यू बनती है, फिर खराब होती है, फिर न्यू बनती है। ऐसे करके उसका प्रोलिफरेशन और डिस्ट्रक्शन हो जाता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन रिजल्टिंग इन जॉइंट डिस्ट्रक्शन, एल्किलोसिस एंड जॉइंट डिफॉर्मिटीज। अब इसकी वजह से क्या होता है, एंकिलोसिस एंड जॉइंट डिफॉर्मिटीज। जहाँ पर भी है आपके जॉइंट में, वहाँ पर क्या होगा, एंकिलोसिस हो जाएगा या जॉइंट डिफॉर्मिटीज हो जाएगा। एंकिलोसिस मतलब कि होना, जैसे कि आपके फिंगर है, ये ऐसा हो गया है ना, इसको ऐसा रहना चाहिए, सीधी पर ऐसी मुड़ गई, वापस इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, राइट। या तो फिर इधर की तरफ हो गई, इसको भी हम बोल सकते हैं, या ऐसी हो गई, फिर ये वापस से सीधी नहीं हो रही, इसमें मूवमेंट, रेंज ऑफ मोशन, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होना, राइट। इनकी जो नॉर्मल साइज शेप है उससे क्या हो जाना, उसमें डिफॉर्मिटी आ जाए। ये भी ऐसा लाइन स्ट्रेट रहना चाहिए, तो इसकी जगह ये इस तरीके से हो गई, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एंकिलोसिस, है ना, डिफॉर्मिटी होना उसकी नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में। ओके, समटाइम इट्स अटैक ऑर्गन ऑफ द बॉडी। कभी कभी ये क्या करता है, आपकी जो बॉडी के कुछ ऑर्गन है उसको भी अटैक करता है, जैसे कि स्किन, आई एंड लंग्स। किस किस को, स्किन को भी अटैक करता है, आँखों को, आपकी लंग्स को, और आपकी जो ब्लड वेसल्स है उस पर भी ये अटैक करता है, राइट। ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर, इसका ईटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर क्या होता है, क्या क्या रीजन की वजह से हो सकता है, किस किस पर्सन को या किस किस कैटेगरी को ज़्यादा चांस रहता है। सबसे पहला तो इसका जेनेटिक हो सकता है। जेनेटिक मतलब कि आपको बाय बर्थ हो सकता है ना, जेनेटिक ही आपको कॉज हो सकता है, बाय बर्थ से हो सकता है। देन एज, एज भी इसमें मैटर करती है, राइट। मोस्ट कॉमनली तो 30 से 50 की एज के बीच होता है, पर ये किसी भी एज में हो सकता है, और जो कॉमन देखने को हमको मिलता है वो 30 से 50 से 60 की एज में मिलता है। फिर सेक्स, ये फीमेल में ज़्यादा अफेक्ट करता है एज कंपेरिजन टू मेल, ना, फीमेल को ज़्यादा अफेक्ट करता है, स्पेशली साइनोवियल जॉइंट पर। हार्मोनल डिसबैलेंस होने की वजह से आफ्टर आपका मेनोपॉज हो गया, है ना,
तब भी ये ज़्यादा अफेक्ट करता है ना। और एनी अदर जो भी हार्मोन है उसके डिसबैलेंस की वजह से भी ये अफेक्ट करता है। फिर फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में यदि पहले से आप किसी को है तो प्रॉन चांस है कि आपको भी हो सकता है। स्मोकिंग, यदि आप सिगरेट वगैरह स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी वगैरह हुक्का पीते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको हो सकता है ना। स्मोकिंग, टबैको च्यूइंग, अल्कोहल, ये मोस्ट ऑफ द डिसीज के कॉज होते हैं ना। ये लाइफ स्टाइल आपके फैक्टर में आ जाता है। फिर इन्फेक्शन सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एक्सेट्रा, है ना। कुछ आपके बैक्टीरिया वायरस जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से भी आपको हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरियल, फंगाई वायरसेस, स्पेशली स्ट्रेन बार वायरस। फिर आता है आपका इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, कुछ आपकी इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स की वजह से भी हो सकता है। मेटाबॉलिक एंड बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज, मेटाबॉलिक आपके डाइजेशन में कुछ आपके मेटाबॉलिक के दौरान कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, डिफॉर्मिटी होने की वजह से, या आपकी बायोकेमिकल जो आपके बॉडी के अंदर केमिकल्स होते हैं उनका रिलीज, उनके प्रोडक्शन में डिफरेंसेस आने की वजह से, अल्ट्रेशन होने की वजह से भी हो सकता है। इसकी स्टेज की बात की जाए तो इसकी 4 स्टेज है। फर्स्ट आती है आपकी साइनोवाइटिस, इसमें आपकी जो साइनो में involve joint development, proliferation type inflammation that is initially localized joint capsule. The unknown etiological factor initiated synovitis, production of excess synovial fluid. साइनोवाइटिस में क्या होता है, एक्सेसिव आपका साइनोवियल का जो फ्लूइड है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है किधर, आपकी फर्स्ट स्टेज में। और जो आपकी साइनोवाइटिस जो मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है साइनोवियल मेम्ब्रेन में। इस टर्म को हमने क्या बोला है, फर्स्ट स्टेज। दिस इज नोन एज द साइनोवाइटिस। आई होप यू गोट माय पॉइंट, इतना आप लोगों को समझ आया होगा। सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट स्टेज कौन सी है इसकी, साइनोवाइटिस। साइनोवाइटिस। सेकेंड है पेनस फॉर्मेशन, इससे लिख लेते हैं। पेनस फॉर्मेशन। फाइब्रस एनकिलोसिस, थर्ड स्टेज है फाइब्रस एनकिलोसिस। एनकाइलोसिस। देन फोर्थ स्टेज है यहाँ पर आपकी बोनी एनकाइलोसिस। बोनी एनकाइलोसिस। एक एक करके हम समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेज आती है आपकी साइनोवाइटिस, इसमें क्या होता है, आपकी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, आपका एक्सेसिव फ्लूइड की वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज होना, उसमें स्वेलिंग आना, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनोवाइटिस। इनिशिएटेड लोकलाइज इन ज्वाइंट कैप्सूल, जो आपका ज्वाइंट का कैप्सूल होता है वहाँ से इनिशिएट करती है, वहाँ से होती है। इसका जो कॉज है, इटियोलॉजिकल फैक्टर है, रीजन इसका अननोन है, अभी तक पता नहीं लग पाया है किस रीजन से होती है। वैसे तो ऑटोम्यून हमने इसका देखा, पर इसका स्पेशली रीजन अननोन है, राइट। फिर पेनस फॉर्मेशन, पेनस फॉर्मेशन में क्या होता है, ये लेयर पेनस ग्रेन्युलेशन इन्फ्लेमेटरी टिश्यू, एक लेयर होती है जिसको हम, जो किसकी होती है, ग्रेन्युलेशन इन्फ्लेमेटरी टिश्यू। ऐसे दो आपकी बोन्स हैं, ठीक है।
अब इस पे इस तरीके का फॉर्मेशन हो गया। ये आपकी कौन सी स्टेज? सेकंड। पेनस फॉर्मेशन। फिर इधर हम थर्ड स्टेज लिख लेते हैं। थर्ड में क्या होता है आपका? पेनस फॉर्मेशन इज ए फॉर्म एट द junction of synovial cartilage. This extend over the surface of the articular cartilage and eventually invade the joint capsule and the subchondral bone. इसमें क्या होता है आपका? सेकंड स्टेज में आपका पेनस फॉर्मेशन हो जाता है, जो साइनोवियम की कार्टिलेज है उसकी। एट द जंक्शन ऑफ साइनोवियम कार्टिलेज दिस एक्सटेंड ओवर द सरफेस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। जो आपका कार्टिलेज है उसकी ये सरफेस पर ये क्या होता है? एक पेनस का फॉर्मेशन हो जाता है ओवर द आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज, इवेंचुअली इन्वेड द जॉइंट कैप्सूल सब कॉन्ड्रल बोन। और जो बोन्स होती है इवेंचुअली आपका बोन, उसके बाद आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज और कैप्सूल को भी अफेक्ट करता है ना। फिर नेक्स्ट आ जाती है इसकी थर्ड स्टेज, फाइब्रस एनकाइलोसिस। Fibrous tissue of the joint is toughened and scarred by the continuous inflammation. क्या होता है इसमें? Fibrous tissue of the joint is toughened and scarred by continuous inflammation through fibrous connective tissue replace pannus occludating the joint space. थर्ड स्टेज में क्या होता है? जो पेनस का फॉर्मेशन हुआ है ना, अब वो जस्ट सपोज ठीक है। तो अब ये क्या करता है? इसका जो कार्टिलेज है इसको भी अफेक्ट करना शुरू हो जाता है और ये क्या होता है? एकदम टाइट और हार्ड हो जाता है। ठीक है, यहाँ आपका जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है दो बोन के बीच, ये जो कार्टिलेज क्या होता है? एकदम हार्ड हो जाता है, टफ हो जाता है, एकदम स्केर्ड हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पर सीवियर पेन आपको होना शुरू हो जाता है। फिर फोर्थ स्टेज में क्या आता है आपका? बोनी एनकिलोसिस। अभी आपका जो फाइब्रस है उसमें एनकिलोसिस होना शुरू हो गया था, वो टाइट होने लग गया था, स्केर्ड होने लग गया था। अभी क्या होगा? आपकी बोन्स है वो भी, उसका भी इन्वॉल्वमेंट होगा। एट दिस स्टेज फाइब्रस टिश्यू बिकम कैल्सिफाइड एंड चेंज इनटू द ओसियस वन। as fibrous tissue calcify, bony ankylosis may result in the joint immobilization of break. अभी क्या होता है? ये कंडीशन और ही फोर्थ स्टेज पे जाता है, बहुत ही डेंजरस कंडीशन हो जाती है। इसके बारे में जान लेते हैं। राइट, अब जो आपका फाइब्रस था, जो कार्टिलेज था, वो क्या करता है? धीरे धीरे करके कैल्सिफिकेशन होके फाइब्रस का आपका जो अभी फॉर्म हुआ था, इसका कैल्सिफिकेशन होके क्या बन जाता है? कैल्सिफिकेशन हुआ तो ये बन जाती है बोन, है ना। बोनी जो ओसियस है उसमें परिवर्तित हो जाता है ना। ऐसा बोन की जो लेयर है वहाँ पर, जैसे इतनी बोन थी, इतना ये बोन का स्ट्रक्चर था आपका, सपोज दैट, और ये एक्स्ट्रा इधर तक फॉर्मेशन हो गया। अब ये क्या होता है? एकदम टाइट और हार्ड हो जाता है। अब टाइट और हार्ड हो गया तो इसके बीच का जो स्पेस था, जगह थी, वो पूरी तरीके से खत्म। जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज का और ब्रूसाई का काम होता है कैप्सूल्स का कि भाई फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने का। वो सॉफ्ट होते हैं, स्पंज की तरह होता है, सॉफ्ट होता है, लुब्रिकेंट रहता है, राइट।
तो जैसे कि कई रबर रहता है, इलास्टिक रहता है, वैसे ही सेम रहता है। तो ये दोनों जॉइंट के बीच क्या करता है, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। अब कार्टिलेज तो हो गया भाई साहब वहाँ से खत्म, अब बची थी बोन। और तो बोन बची थी, तो बोन में भी धीरे धीरे करके क्या कैल्सिफिकेशन होने लगा। कैल्सिफिकेशन होने की वजह से नोड बन गई उसमें, और उसका साइज इंक्रीमेंट हो गया, और जो स्पेस बचा था पूरा फुल हो गया। बोन आपस में आके टकराने लगी, चिपकने लगी, तो ज्वाइंट का आपका मूवमेंट हो गया खत्म। आपकी उंगली ऐसी थी तो ऐसी रह गई, है ना। जस्ट मैंने उंगली का उदाहरण दिया है, दूसरी जगह आपके नी ज्वाइंट में या स्पेशली साइनोवियल ज्वाइंट में होता है। तो ये हमने 4 स्टेज इसके बारे में डिस्कस की। नाउ हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है। Rheumatoid arthritis can develop gradually or very quickly. ये क्या होता है, gradually और very quickly. Sign and symptom can vary greatly between the individual and can range from mild to very severe. RA, rheumatoid arthritis, characterized by periods of remissions, absence of symptom, and exacerbation when symptoms are problematic. Sometime there is an obvious cause of flare up, but usually there is no obvious trigger. कभी कभी तो इसमें आपको सिम्टम देखने को नहीं मिलता है ऐसा कुछ, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज तक जब जाता है, तो अब यदि नेक्स्ट स्टेज पर जाते हैं तब जाके बाद में इसमें सिम्टम ट्रिगर होता है। उसके पहले तो क्या रहता है, सिम्टम इसमें एब्सेंस रहता है, धीरे धीरे करके ये क्या करता है आपका स्लोली और ग्रेजुअली स्लो पॉइजनिंग की तरह ग्रोथ करती रहती है। जब फोर्थ या थर्ड स्टेज पे जाता है तब पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है, तब दिक्कत होती है। समटाइम कभी कभी दिक्कत भी नहीं होती है, सिर्फ क्या होता है स्टिफनेस आ जाती है, बाद में दिक्कत होना शुरू होता है। जैसे फिंगर में होता है स्पेशली, तो फिंगर जॉइंट पे क्या होता है, पेन नहीं होता है, टाइटनिंग और स्टिफनेस हो जाता है। पर यदि साइनोवियल में है तो फ्रिक्शन की वजह से पेन वहाँ पर मौजूद होता है, रेडनेस और स्वेलिंग। फिर आता है एक ज्वाइंट मैनिफेस्टेशन। यदि ज्वाइंट में है तो क्या होगा, अफेक्ट ज्वाइंट स्लाइटली, रेडनेस, वार्म, swollen, टेंडर, स्टिफ एंड पेनफुल। यदि ज्वाइंट मैनिफेस्टेशन है तो ज्वाइंट में क्या होगा, ज्वाइंट आपके वार्म हो जाएंगे, जिस जगह पर ये हुआ है वहाँ पर आपका गर्म रहेगा। ऐसा आप टच करके देखोगे बॉडी अदर रीजन को तो वार्म रहेगा, पेन रहेगा, रेडनेस रहेगी, स्टिफनेस एंड स्वेलिंग। देन मॉर्निंग स्टिफनेस लास्टिंग अप टू आवर, सीवियर डिसीज में कंप्लेन ऑफ स्टिफनेस डे। सुबह सुबह आपको स्टिफनेस ज़्यादा रहेगी, लास्टिंग स्टिफनेस रहेगी, एंड जैसे ही थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा स्टिफनेस आपकी कम हो जाएगी। मॉर्निंग स्टिफनेस लास्टिंग फॉर एन आवर, सीवियर डिसीज में कंप्लेन ऑफ स्टिफनेस ऑल डे। राइट, तो सीवियर है तो फिर पूरे समय तक आपको, पूरे दिन आपको स्टिफनेस देखने को मिलती है। Swollen joint feel boggy और स्पंज लाइक पाल्पेशन। जिस जगह पर भी आपको स्वेलिंग हुई है जॉइंट में, वहाँ का आप पाल्पेट करोगे, टच करके देखोगे तो वहाँ पे स्पंज की तरह होगा, है ना, बॉगी है स्पंज की तरह, वहाँ पर सॉफ्ट होगा आपका, मतलब जिधर स्पंज की तरह वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा पाल्पेट करोगे तो, है ना, स्पेशली नी जॉइंट का। फिर्म बम्प टिश्यू अंडर द स्किन एंड आर्म रिमेटॉइड नोइड्स। फिर्म बम्प का फॉर्मेशन हो जाएगा टिश्यू का, बम्प ऑफ टिश्यू कहाँ पर, अंडर स्किन ऑफ आर्म, स्किन ऑफ आपकी आर्म के पास नोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बम्प पे नोट, गांठ का फॉर्मेशन हो जाना, ठीक है। ये आपका आर्म का रीजन था, उस रीजन पर उसको क्या बोलते हैं, बम्प ऑफ टिश्यू। फ्लूइड में एक्यूमुलेट पार्टिकुलरली इन द एंकल। यदि एंकल ज्वाइंट है तो वहाँ पर, या नी ज्वाइंट है तो आपको पार्टिकुलरली फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, फ्लूइड का कलेक्शन भी हो सकता है। ज्वाइंट में लूज देयर रेंज ऑफ मोशन एंड बिकम डिफॉर्म। जो ज्वाइंट है वो अपना रेंज ऑफ मोशन, मूवमेंट का जो प्रोसेस है, इसको लॉस कर देगा, इसमें उसको डिफॉर्मिटी हो जाएगी और ये कम हो सकता है ना, बिकम डिफॉर्मिट। मस्कुलर एट्रोफी अराउंड द अफेक्टेड ज्वाइंट लीडिंग टू द डिफॉर्मिटी। क्या होगा, मस्कुलर एट्रोफी होगी अराउंड द अफेक्टेड ज्वाइंट लीडिंग टू डिफॉर्मिटी। मसल्स का एनलार्जमेंट हो जाएगा, ज्वाइंट आपका अफेक्ट होगा, इसकी वजह से आपको डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। अपर डेविएशन ऑफ अल्नार, अपर डेविएशन ऑफ फिंगर, अल्नार डेविएशन ऑफ फिंगर, सब ल्यूक्सेशन मेटाकार्पल जॉइंट ऑक्यूल, swan neck deformity, hypertension of PIP joint,
कंपेंसेशन फ्लेक्शन ऑफ डिस्टेंशन, राइट। इसमें क्या होगा, आपकी जो फिंगर है आपका इस तरीके से हो जाएगा, मेटाकार्पल जॉइंट पे भी ये अफेक्ट कर सकता है ना। ओके, knee swelling present in the accompanied by the quadriceps atrophy, contracture and vague deformity। नी डिफॉर्मिटी, नी जॉइंट पर भी आपकी स्वेलिंग होगी, नी में भी आपके डिफॉर्मिटी हो सकती है। डिफॉर्मिटी ऑफ टोस ऑक्यूल हैमर टो, जो आपका बिग टो है उसमें भी आपको डिफॉर्मिटी होगी। वो आपका टो है वो इस तरीके से एक साइड की तरफ आपका, इसकी तरफ एक्सटर्नल साइड की तरफ आपका लेटरल साइड की तरफ ऐसा बेंड हो जाएगा। फिर हैमर टो में भी ऐसा बेंड हो जाता है। ये आपको सिम्टम मिल सकता है। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन में भी आपको लो ग्रेड फीवर, मलेज डिप्रेशन, माइलेज डिप्रेशन एंड लिम्फोडेनेपैथी। लो ग्रेड फीवर होगा और जनरल मैलेज होगा, डिप्रेशन होगा, लिम्फेडेनोपैथी हो जाएगी आपकी, लिम्फ नोड है उनकी साइज में स्वेलन होना, इनलार्जमेंट उनका साइज होना, वीकनेस, फटिग, एनोरेक्सिया, वेट लॉस। साथ ही साथ क्या होगा, वीकनेस होगी, फटिग होगी, वेट लॉस होगा, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, ये भी आपको हो सकता है। चेस्ट पेन व्हेन टेकिंग ए ब्रीथ, आप डीप ब्रीथ लोगे तो आपको चेस्ट पेन भी होगा। ड्राई आई एंड माउथ, आपका माउथ ड्राई होगी, आई होगी। आई बर्निंग, ईचिंग एंड डिस्चार्ज, आपकी आई बर्न करेगी, ईचिंग होगी और आई से आपका सिक्रेशन, आपका डिस्चार्ज होगा। नोड्यूल अंडर द स्किन यूजुअली साइन ऑफ मोर सीवियर डिसीज, यदि मोर सीवियर है तो आपको नोड्यूल्स भी फॉर्मेशन हो सकता है स्किन में। नमनेस, टिंगलिंग और बर्निंग द हैंड एंड फीट, आपके जो हैंड है फीट है वहाँ पर नमनेस, सुनपन होगा, टिंगलिंग होगी है ना, ऑटोमेटिक वाइब्रेशन वगैरह होगा, सुनपन होगा, स्टिफनेस होगी। स्लीप डिफिकल्टीज, इसकी वजह से सोने में भी आपको दिक्कत आएगी, स्लीप डिफिकल्टी भी आपको हो सकती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, वेस्कुलाइटिस भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो ये इसके हो गए साइन एंड सिम्टम। देन वी आर डिस्कस अबाउट द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। र्यूमेटॉइड फैक्टर आप क्या टेस्ट करा सकते हो, आरएफ र्यूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट करा सकते हो। साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी, क्या करा सकते हो, साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एएनए एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ईएसआर करा सकते हो। सीआरपी करा सकते हो, सीबीसी करा सकते हो, सीएमपी करा सकते हो, कंप्लीट मेटाबॉलिक पैनल। साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस करा सकते हो, बिलिरुबिन टेस्ट करा सकते हो, एंथ्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हो और जॉइंट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई वगैरह प्रेफर कर सकते हो। तो लिख देते हैं, आपको भी समझने में आसानी हो जाएगी। क्या क्या टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, आरएफ फैक्टर, साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड, आरएफ फैक्टर, र्यूमेटॉइड फैक्टर, आरएफ आरएफ। देन अगला टेस्ट क्या कराओगे, साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड टेस्ट पेप्टाइड एंटीबॉडी। देन दूसरा टेस्ट कौन सा कराओगे आप, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एएनए, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। ठीक है, आप फुल फॉर्म लिख लेना, एएनए। इरिथ्रोसाइट रेट सेडिमेंटेशन रेट, ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, हॉस्पिटल में देखा होगा ये। फिर सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीआरपी, ये स्वेलिंग को चेक करने के लिए होते हैं दोनों। फिर सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। क्रिएटिनिन भी करा सकते हो, है ना।
और क्या करा सकते हो आप, कंप्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल, CMP, मेटाबॉलिक रेट चेक करने के लिए। साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस, साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस भी कर सकते हो, साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस। ओके, और क्या कर सकते हो आप, आर्थ्रोस्कोपी, आर्थ्रोस्कोपी में क्या होता है, जॉइंट का एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे कि आपका एक्सरे होता है वैसा ना। फिर जॉइंट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और MRI, एक्सरे, USG, MRI, CT, ये सारे टेस्ट आप परफॉर्म करा सकते हो। कौन कौन से, ये टेस्ट हो गया आपका, ESR हो गया, और CRP हो गया आपका, CBC हो गया, CBC, CRP, ESR, क्रिएट, CMP, और साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस, आर्थ्रोस्कोपी, एक्सरे, CT स्कैन, MRI, USG, आप ये सारे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। मेडिकल मैनेजमेंट, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग होती है, वो आप दे सकते हो। एंटी रूमेटिक ड्रग में इंक्लूड यूज टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम, जो कि आपकी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है। एंटी मलेरियल मेडिकेशन दे सकते हो। गोल्ड प्रिपरेशन, एक्यू ओरानिफिन, है ना। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हो आप पेशेंट को, लिख लो कौन कौन सा मेडिसिन आप ट्रीटमेंट दे सकते हो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, NSAID, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। फिर इम्यूनो सप्रेसेंट, दे सकते हो। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, TNF, ये क्या होता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। फिर बायोलॉजिकल एजेंट, कुछ बायोलॉजिकल एजेंट आते हैं, ये क्या हो गया आपका, मेडिकल मैनेजमेंट। फिर इसका हम फिर अगला हम क्या कर सकते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट में कौन कौन सी सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट भी आप सर्जरी परफॉर्म कर सकते हो। एनदर सर्जरी आ जाती है आपका, एज पर सर्जन के हिसाब से डिपेंड करता है। साइनोवेक्टोमी, साइनोवेक्टोमी इज रिमूवल ऑफ द जॉइंट लाइनिंग साइनोवियम। इसमें क्या होता है, साइनोवेक्टोमी में जो आपकी साइनोवियल की लाइनिंग होती है उसको ये रिमूव कर देते हैं, इसको बोलते हैं साइनोवेक्टोमी। कौन सा, जॉइंट रिप्लेसमेंट, साइनोवेक्टोमी, joint replacement first surgery, then साइनोवेक्टोमी, देन अदर सर्जरी कौन सी कर सकते हो, टेंडोन रिपेयर, जॉइंट फ्यूजन ना, टेंडन रिपेयर एंड जॉइंट फ्यूजन, ये सर्जरी आप कर सकते हो। जॉइंट फ्यूजन में क्या होता है, एक सर्जरिकल आप फ्यूजिंग करते हो, जिस जगह पर स्टिफनेस होती है वहां पर जॉइंट में रिकम्बेंट टू स्टेबलाइज और रिलीज इन ए जॉइंट एंड पेन रिलीफ।
जो आपके जॉइंट पर आप इसको हम कब परफॉर्म करते हैं, जब आप टोटल रिप्लेसमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते, उस टाइम पर आप जॉइंट को क्या करते हो, जॉइंट फ्यूजन करते हो, वहाँ पर आप फ्यूज बना देते हो, जिससे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट न करके आप वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना देते हो, जिससे कि जो मूवमेंट है वो इसी तरीके से होता रहे। ओके। टेंडोन रिपेयर में आप वहाँ का जो टेंडोन होता है उसको रिपेयर करते हो जॉइंट के पास का। साइनोवेक्टोमी में आप जो रिमूवल जॉइंट लाइनिंग, जॉइंट की जो लाइनिंग होती है साइनोवियम, उसको आप रिमूव करते हो। टोटल नी रिप्लेसमेंट में या टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट में आप टोटल जॉइंट को रिप्लेस कर देते हो, राइट। अदर ट्रीटमेंट में आप क्या कर सकते हो, फिजियोथेरेपी कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, जॉइंट की आप केयर कर सकते हो, मसाज वगैरह कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज ले सकते हो, और जॉइंट प्रोटेक्शन टेक्निक वगैरह यूज़ कर सकते हो, न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट वगैरह ले सकते हो, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज वगैरह भी आप परफॉर्म कर सकते हो, राइट। तो आज के लेक्चर में इतने ही। बाकी नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होगा, नर्स प्रॉपर उसको एजुकेशन वगैरह देगी, डाइट्री के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, कंप्रीहेंसिव उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेगी, फिजिकल एग्जामिनेशन करेगी, राइट। किस तरीके से उससे प्रमोट प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हेल्थ प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में एजुकेशन देगी, डेली एक्टिविटी के बारे में उसको गाइड करेगी, राइट। तो आज के लेक्चर में इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।